एडवर्ब के जिस पार्ट में हम लोग पहले पार्ट में जितना कुछ पढ़ चुके थे उसके बाद का ये वीडियो है जिसमें मैंने कहा था कि मास्टर वीडियो ऑफ एडवर्ब आने वाला है। चूंकि इतना लंबा हो जा रहा है कि उसे एक वीडियो में समेटना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इस वजह से मैं इस नए वीडियो के साथ फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का जो टॉपिक है वह वही एडवर्ब है जिसे आप क्रिया विशेषण के रूप में पढ़े हैं। चूंकि हम ये जानते हैं कि एडवर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई होल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट ऑफ नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखा था। बेसिक फैक्ट ये है कि जैसे जैसे आप देखेंगे कि नाउन और प्रोनाउन को जिस भी शब्द से अगर हम उसे क्वालिफाई करेंगे तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा, इसलिए नाउन प्रोनाउन को ये क्वालिफाई नहीं करता है। वही इंटरजेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट होते हुए भी प्रॉपर फंक्शन इसमें नहीं करता है, सेंटेंस में नहीं करता है, इसलिए ये इसे भी छोड़ देता है। लेकिन अगर एडजेक्टिव की बात की जाए, वर्ब की बात की जाए, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करता है, कंजक्शन को क्वालिफाई करता है, क्लॉज को क्वालिफाई करता है और कभी कभी पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब करता है। इसका बहुत सारा एग्जांपल हम लोग देके ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में एडवर्ब के पहले पार्ट में सब कुछ दिया हुआ है। जो बच्चा बाद में जुड़ा हुआ है वो डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाकी वीडियो को भी देख सकता है। आगे आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो एडवर्ब के काइंड्स को लेके है। किसको? काइंड्स को। काइंड्स ऑफ एडवर्ब कितने प्रकार होते हैं भैया? पहला सिंपल एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब। दूसरा है सिंपल एडवर्ब केवल नाम से सिंपल है, साधारण कह देने से साधारण नहीं है, इसका काम, इसका फंक्शन अलग है। दूसरा है रिलेटिव, रिलेटिव एडवर्ब। और तीसरा है इंट्रोगेटिव। अब देखिएगा यहां से इंट्रोगेटिव एडवर्ब। पहला है सिंपल एडवर्ब। सिंपल क्या है? एडवर्ब जैसे जैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते जा रहे हैं, आप पहले नाउन के काइंड्स पढ़े। नाउन के जो 5 काइंड्स है, काइंड्स के ऊपर मत जाइए। प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट जो भी है, लेकिन है ये नाउन, इनको नाउन से जोड़ के देखिए कि नाम चाहे जो भी रख लीजिए, है ये नाम, प्रॉपर कहिए, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर चीज का नाम है इसलिए हमने उसे प्रॉपर कर दिया। इसी तरीके से प्रोनाउन में बहुत सारे काइंड्स हैं, लेकिन नाम आप चाहे जो भी दे दीजिए, लेकिन फंक्शन कैसा करना है, किसी नाउन को रिप्लेस करेगा तभी प्रोनाउन है, अदरवाइज वो एडजेक्टिव भी हो सकता है। आपने देखा भी, एडजेक्टिव के बहुत सारे काइंड्स हैं। आप काइंड्स पे मत जाइए, लेकिन वो नाउन या प्रोनाउन को टच करना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना चाहिए, उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास या उसके बारे में बात करेगा तभी वो एडजेक्टिव है, नहीं तो वो प्रोनाउन भी हो सकता है, कुछ और हो सकता है। वर्ब के कार्य, वर्ब या तो लिंक करेगा, कनेक्ट करेगा, या किसी एक्शन को दिखाएगा। उसके रूप बहुत सारे हो सकते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, रेगुलर, इरेगुलर, जो भी है। इसी तरीके से एडवर्ब, एडवर्ब के बारे में, काइंड्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो सिंपल के बारे में बात करें या रिलेटिव के बात करें या इंट्रोगेटिव के बारे में बात करें, तीनों का जो काम है वह लगभग सेम है। सिंपल एडवर्ब क्या है? सिंपल एडवर्ब का मतलब हमने इसे अपनी सुविधा के लिए नाम दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ रिलेटिव एडवर्ब अपनी सुविधा के लिए हमने नहीं, ग्रामर बनाने वाले लोगों ने। सिंपल का मतलब यहां पे ऐसा कोई भी शब्द जो सॉरी ऐसा कोई भी शब्द जो वाक्य में सामान्यता प्रयोग होता है, जैसे स्थान दिखा दे, यहां, वहां, अंदर, बाहर, छत पर, जो प्लेस से संबंधित हो, जो टाइम से संबंधित हो, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, सून। आपने देखा होगा लिखा रहता है, कोई नई शॉप खुलनी होती है कमिंग सून, कोई नई मूवी आनी रहती है तो कमिंग सून, शीघ्र। सून का संबंध किससे है? टाइम से। तो सिंपल एडवर्ब में वो कोई भी शब्द आ सकता है, सिंपल एडवर्ब में वो कोई भी शब्द आ सकता है जिसका संबंध एडजेक्टिव से, वर्ब से, एडवर्ब से, प्रीपोजिशन से, कंजक्शन से,
क्लाज से या कभी कभी सेंटेंस से होगा। ऐसे कोई भी शब्द को हम सिंपल एडवर्ब के रूप में क्वालिफाई करते हैं। इसके जो काइंड्स हैं, सिंपल एडवर्ब के जो काइंड्स हैं, यह यहां पे हो जाते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। आइए ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर बेटा हम कोई सेंटेंस लिख दें जिसमें शब्द लिख दे सून, जिसमें लिख दे नाउ, जिसमें लिख दे देन, टिल, अंटिल, बिफोर, आफ्टर, अब चलिए ये शब्द है सब, टुडे, टुमारो, दैट, कुछ भी इसमें ऐसा आ गया जिसका संबंध किससे है? समय से है। कोई ऐसा शब्द जिसका संबंध समय से होगा, वह सिंपल एडवर्ब की भूमिका में होगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूसरा है रिलेटिव, हालांकि हम इसे बाद में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन कुछ बच्चे लगे हाथ यही समझ जाएंगे। सिंपल में ये छोटे छोटे शब्द जो है वो सिंपल एडवर्ब का काम कर रहे हैं। लेकिन बेटा अगर हम टाइम को डिनोट करने वाले डब्ल्यू फैमिली के इस सदस्य को ले आए, व्हेन को, व्हेन क्या करता है? समय के बारे में जानकारी देता है। कब? व्हेन मतलब कब, और कब का मतलब टाइम। तो अगर कोई ऐसा दो क्लाज आपको दिख जाए जो दोनों क्लाज किससे जुड़ा हो? व्हेन से, तो व्हेन का भी तो एक काम है भैया टाइम बताना। अगर ये छोटे शब्द नाउ, देन, सून, बिफोर, आफ्टर, ये सारे शब्द अगर समय बता रहे हैं, एडवर्ब की भूमिका में है, सिंपल में है, तो यहां पे व्हेन भी तो वही काम कर रहा है, समय की बात कर रहा है। लेकिन काम क्या कर रहा है? दो क्लाज को जोड़ने का जब काम करेगा, रिलेटिव एडवर्ब। और यदि यही व्हेन लास्ट में समय दिखाने के बाद अगर वाक्य में प्रश्नवाचक का काम करे, प्रश्न पूछ ले आपसे, तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब। क्यों? क्योंकि इनमें से किसी भी शब्द का संबंध सीधा सीधा समय से है, और जिस भी शब्द का संबंध समय से है, दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। those words which is commonly used in sentence like a simple way are known as simple adverb. When, if the two clause is joined with the help of when, it means when denotes the time. That is why in that particular case when will play as the role of relative adverb. And when asked a question with taking question mark at the end of the sentence and also asked the time is known as interrogative adverb. एग्जाम्पल के रूप में आइए एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें अगर कहें कि सी केम to me before you, वह मेरे पास आपसे पहले आई। अब देखिएगा। और दूसरा एग्जांपल, आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर। आइए, यहां पे कह रहा है कि मैं यह पिक्चर पहले ही देख चुका हूं, और सी केम टू मी बिफोर यू, वह आपसे पहले आई। दोनों जगह बिफोर का प्रयोग हुआ है, दोनों में शब्द का प्रयोग हो रहा है पहले। और एक बात देखिएगा, यहां पे जो ये बिफोर है और यहां पे जो ये बिफोर है, इन दोनों के फंक्शन में थोड़ा सा अंतर दिखेगा आपको। हालांकि अभी हम लोग एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, लेकिन आपने इतना पढ़ा होगा, अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। हाँ, हालांकि बिफोर का मतलब भी पहले का मतलब निश्चित रूप से समय से जुड़ा हुआ है, नो डाउट, कोई शक नहीं है। लेकिन यहां कह रहा है आई हैड सीन दिस मूवी बिफोर, मैं पहले ही यह पिक्चर देख चुका हूं। इस बिफोर का संबंध वर्ब से है, ध्यान दीजिएगा। इस पहले का संबंध किससे है? पहले ही देख चुका हूं। इट मींस कि यहां ये एडवर्ब का काम कर रहा है। और क्या बता रहा है? पहले, समय। इसे हम सिंपल एडवर्ब के रेशियो से देखेंगे। लेकिन यहां पे बिफोर होने के बावजूद यहां पे ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, क्योंकि नाउन के पहले आ गया।
और दूसरे नाउन से संबंध स्थापित कर रहा है। टाइम की बात है लेकिन फंक्शन यहां बदलेगा, ये ध्यान देना है, क्योंकि अगर एडवर्ब होगा तो इसका संबंध नाउन या प्रोनाउन से नहीं होगा, एडजेक्टिव से होगा, वर्ब से होगा, एडवर्ब से होगा, प्रीपोजिशन से होगा, कंजक्शन से होगा और क्लॉज और सेंटेंस से होगा। ये ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसा कोई वाक्य आ गया तो यहां पे बिफोर को हम किस कॉलम में रखेंगे? सिंपल एडवर्ब में। अब देखिएगा रिलेटिव एडवर्ब का क्या काम है। जैसे आई हैव सीन दिस मूवी व्हेन हैव से नहीं, अर्थ के लिए होगा आई विल सी दिस मूवी व्हेन इट इज रिलीज्ड या इट विल बी रिलीज्ड। मैं यह पिक्चर पुष्पा 2 तब देखूंगा व्हेन इट विल बी रिलीज्ड, जब यह रिलीज हो जाएगी, पिक्चर हॉल में आ जाएगी तो मैं इस मूवी को देखूंगा। अब यहाँ पे जो व्हेन है, इस व्हेन का संबंध किससे है? जब, समय से। और यहाँ पे पहले क्लॉज को और इस दूसरे क्लॉज को, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है टाइम के साथ, इसलिए ऐसे जगह पे इसे हम रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। अगर यही पूछ दे कि व्हेन विल पुष्पा 2 बी रिलीज्ड, पुष्पा 2 कब रिलीज की जाएगी? किसकी बात हो रही है? टाइम की। और किसकी बात हो रही है? प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क का। यहां पे ये है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब को जब आप पढ़ेंगे तो इसका पहला पार्ट क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा इसका क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। आइए, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब जैसे हियर, देयर, इन, ऑन, बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल दीजिएगा इसका। अगर बेटा ये प्लेस बताने वाला डब्लू फैमिली का एक शब्द देखेंगे तो वेयर है, वर, जिसे आप वर भी कहते हैं। ये कभी कभी कनेक्ट भी करता है और कभी कभी इंट्रोगेटिव के रूप में आके प्रश्न भी करता है। ये भी आपने बहुत सारे वाक्य में देखा होगा। अगर ये दो क्लॉज को जोड़ा, दो क्लॉज को जोड़ने का काम किया तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक, एडवर्ब ऑफ प्लेस के हिसाब से रिलेटिव एडवर्ब। अगर ये प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। और अगर हियर, देयर, इन, ऑन इस तरीके के वाक्य आ रहे हैं, वाक्य में आने के बाद ये स्थान दिखा रहे हैं तो सिंपल एडवर्ब। इसका भी एग्जांपल देख सकते हैं। नोट्स आप अपने हिसाब से बनाइएगा ताकि उसकी मदद आप ले सके। अगर यहाँ पे कहना हो कम हियर, बहुत बार आप देखे होंगे कम हियर। कम मीन्स आओ, हियर मीन्स यहां। ये हियर जो है यहां किससे संबंधित है बताइएगा? स्थान से। या गो देयर, वहां जाओ, किससे संबंधित है? स्थान से। तो ये जो स्थान दिखा रहे हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, हियर, देयर, इन, अगर इसी को हम कह दें कम इन। अब देखिएगा बहुत केस में हियर का तो नहीं पता रहा होगा आपको, लेकिन इन को बहुत बच्चे प्रीपोजिशन के रूप में याद करते हैं कि इन प्रीपोजिशन है। लेकिन वाक्य में अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे कि बिफोर का फंक्शन अलग था, कहीं प्रीपोजिशन था, कहीं एडवर्ब था। बिल्कुल वही कंडीशन यहां है। कह रहा है कम इन, कम इन। किसकी बात हो रही है? अंदर आओ। कहां? प्लेस की बात हो रही है। अगर बेटा ये प्रीपोजिशन होता तो इसके बाद नाउन का होना आवश्यक है, क्योंकि जो बच्चा पहले दिन से वीडियो देख रहा है उसे ये पता होगा कि केस ऑफ नाउन के कंडीशन में हमने आपको एक बात बताई थी कि ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन अगर कहीं है तो उसके बाद का जो स्थान है वो हमेशा नाउन का है, दूसरा कुछ आएगा ही नहीं। तो इन के बाद अगर आ गया कि कम इन द रूम, मान लीजिए ये आ गया कि कम इन द रूम, रूम में आइए। अब देखना रूम यहां नाउन हो गया और रूम के पहले इन आया है। अब ये एडवर्ब नहीं है, क्योंकि रूम का संबंध इंपरेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट, इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है जो छिपा रहता है, यानी इस रूम का संबंध यू से है। ठीक,
ये प्रीपोजिशन है, लेकिन ज्यों ही आप इस रूम को हटाएंगे और सेंटेंस लिखेंगे कम इन, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। हियर, इन, ऑन, इस तरीके के जो भी शब्द आएंगे जिसका संबंध वाक्य का अर्थ निकालने पे जगह दिखाएगा, प्लेस दिखाएगा, सिंपल एडवर्ब। अगर इसी कंडीशन में बिल्कुल इसी तरीके से अगर वेयर से कोई सेंटेंस जोड़ दें, जैसे सी आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, मान लो एक वाक्य आ गया आपके सामने, वह मुझसे पूछ रही थी मैं कहां रहता था, वेयर वर आई लिव्ड। अब देखना यहां पे वर का फंक्शन क्या है, किसको बता रहा है, स्थान को बता रहा है बेटा, लेकिन पहले क्लाज को और दूसरे क्लाज को दोनों को रिलेट करने के लिए भी प्रयोग हो गया है, इसलिए दूसरा फंक्शन इसका हो जाता है रिलेटिव एडवर्ब। लेकिन अगर सीधा सीधा पूछ ले, डायरेक्ट पूछ ले आपसे कि वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं, यहां पे वर का प्रयोग हुआ है किस रूप में, प्रश्न पूछने के, और यहां पे भी वर का संबंध किससे है, प्लेस से, ऐसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब की पहचान होगी। सेम अगर सिंपल कोई शब्द प्रयोग हो रहा है जिसका न रिलेटिव से संबंध है न इंट्रोगेटिव से संबंध है, यहां वहां ऊपर नीचे जगह स्थान समय, ये सब सिंपल एडवर्ब की श्रेणी में आएंगे। जैसे रिलेशन दिखाएंगे, जैसे दो क्लास को जोड़ने का काम करेंगे, रिलेटिव एडवर्ब, और यदि सीधा सीधा आपसे प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पूछ लेते हैं, दैट इज इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अगर इस सिंपल एडवर्ब के इसी पोर्शन को हम लोग आगे बढ़ाएं, एडवर्ब ऑफ टाइम प्लेस के बाद, तो तीसरा है बेटा रीजन। क्या है, रीजन। अब ये दिखाता है कारण। अब बताइए, सिंपल होगा तो बिकॉज, एज, सिंस, रिलेटिव होगा तो वाई का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि कारण किससे बनाता है, वाई से। आप बहुत बार क्वेश्चन देखते हैं, 9th में 10th में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि वाई डिड द पोएट से दिस, या वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, तो आप लिखते हैं कि लेंचो रोट लेटर टू गॉड बिकॉज, क्योंकि जैसे वाई का प्रश्न आता है, आपका आंसर जब आप जोड़ना शुरू करते हैं तो किससे जोड़ते हैं, बिकॉज से। अगर सिंपल एडवर्ब है और यहां बिकॉज आ गया, क्योंकि, तो आप बताइए सिंपल एडवर्ब की संज्ञा है। अगर वाई से कोई दो क्लास आपस में कनेक्ट हो रहा है, रिलेटिव एडवर्ब है, और अगर वाई से सीधा प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रश्न पूछ लिया जा रहा है तो इंट्रोगेटिव है। अगर हम कहें कि सिंपल एडवर्ब के जो प्रकार है, टाइम, प्लेस, रीजन, चौथा कंडीशन, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, बस आज इसको एक्सप्लेन कर देना है। कंडीशन, कंट्रास्ट, कंट्रास्ट, कंपैरिजन, पर्पज, पर्पज, मैनर, मैनर, और अंतिम है रिजल्ट। लेकिन इसके अलावा इसमें है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। क्या है, अफर्मेशन, और दूसरा है निगेशन। इसी में कहीं कहीं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी आप देखते होंगे, प्रायः, यदा कदा, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, इस तरीके का वाक्य, ये सारे इसके सिंपल एडवर्ब के प्रकार हैं। लेकिन जो जो सिंपल के प्रकार है वही रिलेशन भी दिखाएंगे, उसी में प्रश्न भी पूछा जाएगा। डब्ल्यू फैमिली का कोई सदस्य आके यदि दो क्लास को जोड़ देगा, रिलेटिव एडवर्ब। अगर डब्ल्यू फैमिली का कोई प्रश्न आके आपसे प्रश्न कर देगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब जैसे यहां पे देखिए, इसे मिटाते हैं, थोड़ा सा जगह बनेगा एग्जाम्पल के लिए। रीजन, रीजन का मतलब कारण। अगर हम कह दें कि आई डू नॉट नो वाई शी इज वीपिंग, मैं नहीं जानता वो क्यों रो रही है। लेकिन बेटा इस वाई का संबंध कारण से है कि नहीं है, कारण, वाई मतलब कारण। अगर यहां पे रीजन दिखा रहा है और पहले क्लास को और दूसरे क्लास को ये वाई जोड़ रहा है, तो एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन। और एडवर्ब ऑफ रीजन का यहां पे संबंध किससे होगा, सिंपल एडवर्ब से नहीं, रिलेटिव एडवर्ब से। अगर इसे हटा दें और सीधे कह दें कि वाई इज सी वीपिंग,
लास्ट में क्या दे दें, क्या, क्वेश्चन मार्क, तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अगर हम कह दें आई कुड नॉट गो देयर बिकॉज आई वॉज इल। अब देखिएगा, इस क्लाज को और इस क्लाज को जोड़ने का काम भी बिकॉज कर रहा है, लेकिन ये डब्ल्यू फैमिली का सदस्य नहीं है, इसलिए इसे हम सिंपल एडवर्ब की संज्ञा देते हैं। क्या, सिंपल एडवर्ब की, बिकॉज, सिंस, एज। ओके, अगर यहीं पे आई कुड नॉट गो देयर बिकॉज के जगह पे हम कुछ और जोड़ते हैं तो वो सेंटेंस चाहे जिस रूप में जाए, लेकिन डब्ल्यू फैमिली का अगर कोई सदस्य यहां आके जुड़ता है तो रिलेटिव, डब्ल्यू फैमिली का कोई सदस्य आके अगर प्रश्न करता है तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब। टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंडीशन का मतलब इफ ही आस्क्ड इफ आई वॉज गोइंग, एक ये है जो क्या कर रहा है, दो क्लाज को जोड़ रहा है, यहां पे इफ कंडीशन दिखा रहा है, किस रूप में पूछा जाएगा, एडवर्ब ऑफ कंडीशन। जैसे जैसे जोड़ रहा है दो क्लाज को, रिलेटिव एडवर्ब। और जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, नरेशन में भी इसका एक रूल है तो आएगा, तो उसको हम इफ को यहां पे एक सेकंड के लिए कंजक्शन का प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि जोड़ने का काम करता है, हालांकि रिलेटिव एडवर्ब है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने के लिए थोड़ा डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा। कंट्रास्ट, विरोध दिखाता है दो सिचुएशन में, आल्दो, दो, इसका प्रयोग अगर किसी सेंटेंस में हो जाए, जैसे आल्दो he is poor, he is honest. Although he is poor, यद्यपि वो गरीब है, ईमानदार है। गरीब है तो चोरी कर सकता है बेचारा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है, कंट्रास्ट दिखा रहा, विरोध दिखा रहा है। अगर पूछ ले कि यहां पे आल्दो क्या है, आप कहेंगे एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट है, विरोध दिखा रहा है। कंपैरिजन, बेटर देन, एज, सो सून, एज पॉसिबल, कंपैरिजन दिखाता है। सो दैट में प्रयोग होता है, पर्पज या उद्देश्य दिखाता है। मैनर, एज, अगर आ जाए कि यू हैव ट्रीटेड मी या आई हैव ट्रीटेड यू एज यू हैव ट्रीटेड मी, जैसा तुमने मेरे साथ बर्ताव किया था, बिल्कुल वही मैनर, वही तरीका मैं एज तुम्हारे साथ भी बर्ताव करूंगा। रिजल्ट का मतलब सो दैट, परिणाम दिखाता है। ठीक, ये करो ताकि ये हो, वर्क हार्ड सो दैट यू मे गेट सक्सेस, कठिन परिश्रम करो ताकि तुम्हें सफलता मिल जाए। अफर्मेशन और निगेशन का प्रक्रिया थोड़ा सा देखिएगा। अफर्मेशन का मतलब अगर हम पूछें कि आर यू गोइंग देयर, आर यू गोइंग देयर, तो इस प्रश्न का जवाब या तो यस होगा या नो होगा। लेकिन यदि यस कहेंगे तो कहेंगे यस आई एम गोइंग देयर, या नो आई एम नॉट गोइंग देयर, यही दोनों का अर्थ होगा। यस का मतलब आई एम गोइंग देयर, नो का मतलब आई एम नॉट गोइंग देयर, यही ना। यहां पे जो अफर्मेशन है, यस, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, किसी भी पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने का काम केवल और केवल एडवर्ब करता है, ये हम लोग शुरू से ही पढ़े हैं। An adverb is a word which is used to qualify whole parts of speech except of noun, pronoun and interjection. तो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने का काम जो करता है वो एडवर्ब है। अब यहां पे इस यस का मतलब क्या है कि आई एम गोइंग देयर, मैं जा रहा हूं वहां, लेकिन इसके पहले जैसे हम लगाते हैं कि यस, तो इसका मतलब कि ये जो यस है या नो है, इस पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई किया कि नहीं किया, किया। एडवर्ब की भूमिका में है कि नहीं है, है। अगर यस है तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, यदि नो है तो एडवर्ब ऑफ निगेशन। अच्छा, मान लीजिए मैंने कहा, कोई कहा कि आर यू गोइंग देयर, मैंने कहा आई एम गोइंग देयर, और इसके पहले क्या लगा, यस, यस आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूं। अब देखना, हां मैं वहां
जा रहा हूं। इस यस का संबंध किससे है? जाने से। यस, कभी कभी जा तड़ा, बाकी पूरा कुछ नहीं पूछना है। वर्ब यही वे, जा तड़े, यस। जाओगे, यस। जाओगे नहीं, यानी नो का भी संबंध किससे है? सीधे वर्ब से, और जिसका संबंध वर्ब से है वो एडवर्ब। अगर देखा जाए तो अफर्मेशन और निगेशन, इन दोनों का संबंध नाम दे दिया गया है, अफर्मेशन निगेशन। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए कि आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, तो यहां पे नो जो है मनी से, नाउन से जुड़ा हुआ है, तो जो शब्द नाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव। लेकिन अगर कह दे कि सी डज नॉट गो टू स्कूल डेली, वह रोज स्कूल नहीं जाती है, अगर बेटा नो एडजेक्टिव है तो नॉट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? वह प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाती है। नहीं का संबंध किससे है? वर्ब से, जाना से। और जैसे यहां इससे मतलब नहीं है, ये तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है, लेकिन असली पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाएगा किसको? नॉट को। और नॉट का संबंध किससे है? वर्ब से। और जैसे वर्ब से इसका संबंध होगा एडवर्ब। अगर वाक्य में यस या नो किसी सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, और अगर कहीं नो का प्रयोग पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए हो रहा है तो एडवर्ब ऑफ निगेशन। अगर इस सभी सिंपल एडवर्ब को आप समझ पा रहे हैं तो इसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट है रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब, सीधी बात है। अगर डब्ल्यू फैमिली का व्हेन, यहां वेयर, यहां वाई, कंडीशन में डब्ल्यू फैमिली नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा। हाँ, एडवर्ब ऑफ नंबर होता है, हाउ मेनी, हाउ मच। अगर ये वाक्य में दो क्लाज को जोड़ने के लिए प्रयोग हो रहे हैं तो रिलेटिव। अगर इनका प्रयोग सीधे सीधे प्रश्न पूछने के लिए हो रहा है तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब। बस इतनी सी बात समझनी है आपको। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, इसका अगला पार्ट क्या है? प्रीपोजिशन। अगले वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।